बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज दो इंपॉर्टेंट केसेस पाकिस्तान के मीडिया की जीनत बने रहे। पहला केस शहबाज शरीफ की जमानत और दूसरा जस्टिस काजी फैजी ईसा का केस था, जिसमें आज जो कुछ हुआ, आज पूरी कौम ने देखा कि अदालत के अंदर क्या तमाशा लगा रहा और जजेस एक दूसरे को किस तरह पुकारते रहे और डिसिप्लिन का जो मुजाहरा किया गया आला अदलिया के जजेस की तरफ से, वो भी आज पूरी कौम ने देख लिया कि हमारे इदारे जो इंसाफ फराहम करते हैं अंदर उनके कितना खोखलापन है। व्यूअर्स, आज जो पहला केस था शहबाज शरीफ का, जब ये टिकट्स चल रहे थे तो मुझे ये ख्याल आया कि इन केसेस के अंदर ऐसा क्या है कि ये केसेस इतने हाई प्रोफाइल और इतने इंपॉर्टेंट बन गए कि दो जजेस को लगाया जाता है, एक हक में फ़ैसला देता है और फिर एक मुखालफत में यानी खिलाफ फ़ैसला देता है और उसके बाद फिर एक रेफरी बेंच तश्कील दे दिया जाता है। और याद रखिएगा, ये बेंच, रेफरी बेंच इसलिए भी तश्कील दिया गया, यानी इतना बड़ा 3 जजेस का, ताकि इस फैसले की अहमियत को, अगर शहबाज शरीफ के हक में फ़ैसला आता है तो मामला कहीं पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ ना जाए। इसको बचाने के लिए जजेस की जो तादाद जिन्होंने हक में फैसला दिया यानी एग्री किया लाहौर हाई कोर्ट के उस जज से जिन्होंने शहबाज शरीफ की जमानत दी थी, अब ये फैसला अगर देखा जाए तो 5 जजेस में से 3 एक और एक जज एक, यानी 4 जजेस ने हक में फैसला दिया कि शहबाज शरीफ की जमानत बनती है। और दूसरी तरफ जस्टिस काजी फैजी ईसा का जो कुछ हुआ उस पर मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन सवाल व्यूअर्स यहां पर यह पैदा होता है कि इन केसेस में ऐसा क्या है कि आप 10 जजेस जस्टिस काजी फैजी ईसा का केस सुन रहे हैं, यानी 10 आला अदलिया के जजेस एक शख्स का केस सुन रहे हैं और दूसरी तरफ लाहौर हाईकोर्ट के 5 जजेस ने केस सुना शहबाज शरीफ का। हुक्मरानों के केसेस पाकिस्तान के अंदर इसी तरह सुने जाते हैं, यानी हमारी जो आम अवाम है वो भाड़ में जाए, उनके लिए जजेस की तादाद जो है वो पूरी नहीं होती। लेकिन आला अदलिया के जजेस के पास इतना वक्त ज़रूर है कि वो ये केसेस सुन सके। आज दूसरी चीज़ जो बड़ी एक्सपोज हुई है अदालत के अंदर, और मैं हमेशा ये कहता रहा कि प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर है, नैब इतना कमज़ोर है कि वो ये साबित ही नहीं कर सका कि शहबाज शरीफ को क्यों अंदर रखा गया है, टीटीएस का मामला क्यों, और ये पैसे जो अकाउंट से निकालते रहे किस तरह जाते रहे। जो आज सवालात किए गए वो एक बहुत बड़ा तमाचा है नैब के ऊपर, उनकी प्रोसिक्यूशन के ऊपर, जिसे वो बहुत ही चैंपियंस बने फिरते हैं। तो व्यूअर्स, याद रखिएगा कि जब आपकी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होगी, जब तफ्तीश पूरी नहीं की जाएगी, तो इसी तरह लोग छुड़ते रहेंगे। लोग अपनी अदालतें जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम, कम अज़ कम मुझे तो यकीन नहीं रहा, इसी तरह बरी होते रहेंगे। एक सवाल ये किया जाता है कि पुलिस मुकाबले होने की सबसे बड़ी वजह वीक प्रोसिक्यूशन, यानी तफ्तीशी की तफ्तीश और सबूत, यानी अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर है, इतना टाइम टेकिंग है, इतना लेंथी है कि पुलिस ये समझती है कि पुलिस मुकाबला ही इसी मसले का हल है। तो ये निज़ाम के कमज़ोर होने की निशानी है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस हद तक कमज़ोर हो चुका है कि लोग फिर कानून को अपने हाथ में लेते हैं, और अदालतों पर एतमाद ना हो तो फिर वो लोग जो इंसाफ के लिए अदालतों का पहले दरवाज़ा खटखटाते हैं, फिर वो इन्हीं अदालतों में मुजरिम बनकर खड़े होते हैं, क्योंकि उनके फैसले उनकी ज़िंदगी पर इस बुरी तरह असरअंदाज होते हैं कि वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं कि 2 साल तक रेफरेंस ही मुकम्मल नहीं होता, अदालतों के बगैर सबूत के जमानतें लेनी पड़ती हैं। नवाज शरीफ साहब 10 अरब रुपए, आसिफ जरदारी साहब 1 अरब रुपए, शौकत अजीज 2 करोड़ रुपए, परवेज अशरफ 1 अरब रुपए, यूसुफ ज़ैगलानी 10 करोड़ रुपए, शहबाज शरीफ 10 अरब से जायद के केसेस, मरीम नवाज कई अरब के केसेस, हमजा शहबाज 4 अरब, सलमान शहबाज 2 अरब, असलम रईसानी 1 अरब, मुराद अली शाह 1 अरब, इसहाक डार 1 अरब, साद रफ़ी कई अरब का केस, शाहिद खाकान अब्बासी 50 करोड़, डॉक्टर आसिम 456 अरब रुपए, एहसन इकबाल 2 अरब रुपए, नूरुल हक कादरी 10 करोड़, डॉक्टर जफर मिर्जा
20 करोड़, आमिर कियानी 50 करोड़, सलीम मांडीवाला 6 करोड़, हसन नवाज और हुसैन नवाज 5 अरब रुपए, और अयाज न्याजी EICL गैस 2 अरब, और शॉन ग्रुप 4 अरब, और इसी तरह इसहाक डार 23 मिलियन पाउंड्स, और यूनुस हबीब 245 अरब रुपए। ये वो लोग हैं जिन पर ये केसेस हैं, लेकिन मसला सबसे बड़ा व्यूअर्स ये है कि सबूत मौजूद नहीं है, प्रोसिक्यूशन बहुत कमज़ोर होती है, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, यानी पूरे का पूरा रिकॉर्ड ही गायब कर दिया, तो फिर किस किस्म का इंसाफ अदालतों से मिलेगा? जब तक केसेस में मजबूत प्रोसिक्यूशन नहीं होगी और जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो मर्जी कहते रहें कि जनाब इतने अरब की करप्शन हुई, आप अदालतों में साबित नहीं कर पाएंगे ना, तो जितने मर्जी आप केसेस बना ले और उनके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे, तो फिर लोग इसी तरह ट्वीट करेंगे जैसे मरीम नवाज ने कहा कि 10 साल हो गए और कसूर सिर्फ ये था शहबाज शरीफ का कि वो नवाज शरीफ के साथ डटे रहे। हालांकि ये सियासत है जो मरीम नवाज कर रही हैं और बड़ी धड़ल्ले के साथ कर रही हैं, और इस सियासत के अंदर कहीं ना कहीं उदासी है, कहीं ना कहीं गम है, कहीं ना कहीं जो उनकी खुशियां थी, जिस तरह वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ अंदर थे, वो अपनी मुहिम चला रही थी पूरे पंजाब के अंदर, अब वो कुछ नहीं होगा। जो पॉइंट ऑफ अटेंशन बनी रही, अब वैसा भी कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं गम ज़रूर पाया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को फिर मौका मिल जाता है और वो फिर आकर खूब सियासत करते हैं। और फिर व्यूअर्स, सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वो लोग जो इनके इस ग्रोह में शामिल हैं, वो सहाफ़ी जो शामिल हैं, वो फिर ट्वीट करेंगे कि आज अदालत के अंदर क्या हुआ, सबूत नहीं थे, और तमाम अदालती जो अदालत का फैसला था, जो जजेस थे, उन्होंने हक में फैसला सुना दिया। तो यही कुछ होगा। इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। आज जो फैसला लिखा गया, मुझे तो कम से कम सुनकर, जब मैं सुन रहा था और अब पढ़ने के बाद हैरत हो रही है। ये इस फैसला जो पहला फैसला था जिस जज ने दिया, इस हद तक सेम फैसला है, और वो क्या है मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर विद कंसेंसस, फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर, रीजंस नहीं बताई गई, आए, फैसला सुनाया, नैब को सुना, वकला को सुना, और उसके बाद फैसला सुना दिया। वी एडमिट द पिटिशनर्स टू पोस्ट अरेस्ट bail subject to his furnishing the bail bonds in the sum of rupees 50 lakh with the two sureties each in the amount of the satisfaction in the learned trial court। ये फैसला दिया गया है। आज सबसे जो वहाँ पर दलाइल दिए गए, जो सवालात उठाए गए, जिस पर मैं बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि नैब क्यों कमज़ोर है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अदालत का मिजाज क्या था और अदालत उस वक्त क्या सोच रही थी। समाअत जब शुरू होती है तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब वहाँ पर आए और उनको क्रिटिसाइज़ किया गया दूसरी तरफ से, जिस पर उन्होंने कहा कि ये तौहीन अदालत है, इसे रोका जाए, क्योंकि इन्होंने जो पिछले जज साहब थे उनके बारे में जो कुछ कहा कि अपने 27 साल रिकॉर्ड में मैंने ऐसा नहीं देखा कि फ़ैसले को बदल दिया जाए, तो इसके ऊपर तौहीन अदालत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि जनाब आप आगे बढ़ें, यानी अदालत भी इस बात को आगे नहीं ले जाना चाहती थी। मिजाज क्लियर हो गया कि अदालत चाहती थी कि केस आगे बढ़े और जल्द से जल्द जो है वो शहबाज शरीफ साहब को के हवाले से फ़ैसला सुनाया जाए। व्यूअर्स, जो नैब की तरफ से दलाइल दिए गए और फिर दूसरी तरफ आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से दलाइल दिए गए, मैं आपके सामने क्विकली रखूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके जो सवालात पूछे गए, इस्तफसार किया गया अदालत की तरफ से, अदालत का मिजाज क्या था और अदालत उस वक्त क्या सोच रही थी। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ के वकला ने गैर मुनासिब ऑब्जर्वेशन दी। नैब प्रोसिक्यूटर ये मामला अदालत को गुमराह करने के मुतरादिफ है। नैब के वकील गलत बात कर रहे हैं, उन्हें यह बात वापस लेनी चाहिए। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वहाँ पर यह बात कही। 27 साल में ऐसा नहीं हुआ कि फ़ैसला अनाउंस होने के बाद तब्दील हुआ। मैं अभी अपने अल्फाज पर कायम हूँ। मैंने कहा कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि खुद पढ़कर ये फैसला अपने साहिल को बताएं। ऐसा अदालत ने कहा कि भाईजान ये ऐसा नहीं होता कि आप जाएं और ऐलान कर दें कि जनाब आपकी ज़मानत हो गई, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा दस्तखत का और फिर अपने क्लाइंट को आप सुना सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने इंतहाई सख्त बात की जो इन्हें वापस लेनी चाहिए। मैं साबित कर सकता हूँ कि जुमला तौहीन अमेज़ है, तो आपको इससे वापस लेना होगा। खैर ये बहस होती रही, इसके बाद अदालत ने इंटरवीन किया और कहा कि भाईजान खाम आगे करें, हमने फैसला भी सुनाना है। नुसरत शहबाज के नाम पर 299 मिलियन के असासे हैं और इनके अकाउंट में 26 टीटीज हुई। सलमान शहबाज के असासे
2 अरब 25 करोड़ हैं, जिनमें 150 टीटीज आए, जिनकी मालियत 1 अरब 60 करोड़ बनती है। जब टीटीज आना शुरू हुई तो उस वक्त सलमान शहबाज की उम्र क्या थी, यह सवाल किया गया अदालत की तरफ से। सलमान शहबाज की उस वक्त उम्र थी 23 साल, जब से टीटीज आना शुरू हुई हैं, व्यूअर्स याद रखिएगा। हमजा के यानी हमजा शहबाज के 533 मिलियन असासे हैं, जिनमें से 133 टीटीज शामिल हैं। यह नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से बताया गया। राबिया इमरान के नाम पर 58 मिलियन के असासे हैं और 10 टीटीज इनके अकाउंट में आई। ये नैब ने अपनी जो दलाइल थे वो अदालत के सामने पेश किया। अल जलील गार्डन ने पार्टी फंड के लिए 20 लाख दिए, जो उन्होंने अपने मुलाजमीन की कंपनियों में जमा करवाए। पैसे शहबाज शरीफ के अकाउंट में नहीं आए, मगर उनके घराने के अफराद के नाम पर आए, और जब शहबाज शरीफ को चाहिए होते थे उनके घर के अफराद से अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये पैसे ले लिया करते थे। ये नैब ने अपना केस अदालत के अंदर व्यूअर्स पेश किया है। इसकी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं कि मामला शहबाज शरीफ का है, और इस लिंक को इस्टेब्लिश करना था कि ये पैसे जो घर के अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं, टीटीज हुई हैं, इनका ताल्लुक है शहबाज शरीफ से, जो नैब बहुत बुरी तरह वहां पर नाकाम हुई। आगे आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं कि आखिर वो रकम कहां से आती थी। ये सवालात किए गए हैं अदालत की तरफ से। जो टीटीज आती थी, इनके जराए क्या थे, वो रकम कहां से आती थी, कौन भिजवाता था। आप ये बताएं कि क्या नैब ने तफ्तीश की कि ये रकम किक बैक्स की है या रिश्वत की। आपको ये करना चाहिए था कि आप तफ्तीश करते कि उनके गैर कानूनी जराए क्या हैं। अगर उनके घर में आपके मुताबिक करोड़ों रुपए आते थे तो वो कौन देता था। आपके मुताबिक ये पैसा गैर कानूनी है तो किस वजह से कमाया गया, किस तरह कमाया गया। आपने तफ्तीश की किस जगह पर किकबैक है और कहां पर करप्शन है, और ये ज़राए आमदन कौन से हैं। बेनामीदार साबित करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, और नैब ने क्या तहकीकात की थी। ये जस्टिस अली बाकर नचवी साहब ने ये सवाल किया है। और फिर ये भी है कि 1996 में सलमान शहबाज ने टीटीज वसूल की। ये तो आप सलमान शहबाज के मुतल्लिक बता रहे हैं, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक बताएं। अली बाकर नजफी ने ये बात कही। माल्टोन के घर में 10 बरस से रह रहे हैं। व्यूअर्स, इन शॉर्ट एक ताल्लुक इस्टेब्लिश करना था कि वो टीटीज, वो करप्शन का पैसा जो कभी पापड़ वाले के अकाउंट में आता रहा, कभी जो वो अफराद उनके साथ काम करते थे उनके अकाउंट्स में आते रहे। इस ताल्लुक को इस्टेब्लिश करना था शहबाज शरीफ से, जो नैब ये इस्टेब्लिश नहीं कर सकी। और अब ये बहुत ही मुश्किल है, ज़मानत हो गई है। बाज़ लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ आज रिहा होंगे, सुरखरू हो गए। ज़मानत का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि कोई शख्स सुरखरू हो गया। ये ज़मानत हुई है, लेकिन अभी फ़ैसला आना बाकी है। जब ये केस चलेगा, नैब अपनी प्रोसिक्यूशन, जिस पर कम से कम मुझे ज़्यादा एतमाद नहीं है और ना ही ज़्यादा भरोसा है कि किसी तरह कामयाब होगी, नैब करती है। खैर, ये एक सिचुएशन थी जो वहाँ पर पैदा हुई, और ये है पाकिस्तान का कानून, ये है पाकिस्तान की अदालतें जो सबूतों पर रिलाई करती हैं, और सबूत जब मौजूद हों तो बहुत सारी अदालतें ऐसी होती हैं कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इन केसेस को ख़त्म कर देती हैं। अब भी कुछ ऐसा ही होगा। शहबाज शरीफ इन एक्शन होंगे और इसका फ़ायदा पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ ताकतें उठाएंगी, जिस पर मैं अपने किसी और प्रोग्राम में तफसील से बात करूंगा। व्यूअर्स, एक दूसरा केस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट होने की बुनियादी वजह जस्टिस काजी फ़ायद ईसा का ये केस है। 10 जज साहिबान इसको सुन रहे हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान की बाकी अवाम चाहे जाए खड्डे में, लेकिन आला अदलिया के 10 जज, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ जज, इस वक्त ये केस सुन रहे हैं, और पूरी कौम की नज़रें इस केस पर लगी हुई हैं, क्योंकि अगर इस केस का फ़ैसला हो गया तो इससे पाकिस्तान को और निज़ाम अदल को बहुत ही तक़वियत मिलेगी। निज़ाम अदल बहुत ही मजबूत होगा, आम आदमी के घर में खुशहाली आएगी, आम आदमी, आम साइल को इंसाफ मिल जाएगा। ये केस इतना इम्पॉर्टेंट है, और इसमें दिलचस्पी इतनी ज़्यादा है कि आज वहाँ पर जो कुछ हुआ पूरी कौम ने देखा। आपके सामने कुछ चीज़ें मैं रख देता हूँ इस केस की टाइमलाइन, कि वहाँ पर जब समाअत शुरू होती है तो क्या कहा गया, और किन 3 जजेस के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, जिसने आज पूरा जो राज था उसे खोल कर रख दिया कि हमारे जजेस, अदालतें अंदर से कितना एक दूसरे को बर्दाश्त करती हैं, उन्होंने फ़ैसले क्या करने हैं। जब फ़ैसलों की एफिलेशन, जब फ़ैसलों के अंदर आपको अपनी ज़ात की, जब आप नफ़ी नहीं करते और अपनी ज़ात की एक छाप दिखाते हैं, तो इन फ़ैसलों की क्या अहमियत रह जाती है। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा नज़रसानी केस,
मुतलका फॉर्म FBR था। आमिर रहमान साहब ने ये कहा, अदालत ने सरीना ईसा के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया। समाअत की ज़रूरत किसी के खिलाफ फैसला देने के लिए होती है। केस FBR को भिजवाने से पहले भी सरीना ईसा को सुना गया। वफाकी हुकूमत ने कोई नज़रसानी दरख्वास्त दायर नहीं की। FBR का मामला मेरी अहलिया और इदारे के दरमियान है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपना बयान अदालत के सामने रखा। हुकूमत सिर्फ केस लटकाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत चाहती है कि जस्टिस मंजूर मलिक साहब रिटायर हो जाएं, तब तक केस लटकाया जाए। सरीना ईसा ने समाअत ना होने के हवाले से कानूनी हवाले नहीं दिए। मेरे दलाइल पर एतराज़ किया जा रहा है। ऐसा ही करना है तो हम तहरीरी जवाब दाखिल करवा देते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन भी आई और दूसरी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर हमारी बात ही नहीं सुननी अदालत ने तो हम लिख कर दे देते हैं आपको। तो अदालत का मिजाज क्या है यहाँ पर भी कौम के सामने है और कौम देख रही है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा नज़रसानी केस के अंदर मंसूर अली शाह ने क्या कहा कि मालूम नहीं कि FBR अदालती हुक्म के बगैर कार्रवाई करता या नहीं। FBR ने तयन करके सरीना ईसा के खिलाफ रिपोर्ट दे दी। ये फ़र्ज़ किया गया कि FBR कार्रवाई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे चुकी है। FBR कार्रवाई ना करता तो तौहीन अदालत होती, ऐसा कहना था हुकूमती वकील का। ये खैर वहाँ पर गुफ्तगू होती रही जो इम्पोर्टेंट थी। जस्टिस मुनीर अख्तर और जस्टिस मकबूल बाकिर में तल्ख जुमलों का जो तबादला हुआ, जस्टिस मकबूल बाकिर साहब कहते थे आमिर रहमान साहब को कि जनाब अपने दलाइल जो हैं उन्हें आप मुख्तसर रखें, और दूसरे फरीक को भी वक्त की किल्लत का कहते रहे हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने ये कहा और इस पर आमिर रहमान ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जस्टिस मुनीर अख्तर को कि आप मेरी बात में मुदाखलत ना करें। ये जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ जस्टिस मुनीब अख्तर, यहाँ कोई रेस तो नहीं लगी हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर, किसी सीनियर की बात में मुदाखलत का ये तरीका नहीं है। जस्टिस मकबूल बाकिर, कोई किसी खास वजह से ताख़ीर चाहता है तो अलग बात है। जस्टिस मकबूल बाकिर, यानी आपके दिलों में क्या है वो आपकी ज़ुबान पर आ रहा है। दौरान समाअत जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस सज्जाद अली शाह में भी तलखी हुई और वो क्या थी, आमिर रहमान के लिए या वक्त मुकर्रर करें या दलाइल पूरे कर दें। ये ऐसा जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, बार बार वकील को टोकते रहेंगे तो मैं उठकर चला जाऊंगा। जस्टिस सज्जाद अली शाह, और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप उठकर जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ, मुनासिब होगा कि हम 10 मिनट का वक्फा ले लें। व्यूअर्स, ये हमारी पाकिस्तान की आला अदलिया है जिन्होंने आज एक आला मिसाल कायम की आपस में लड़कर, और उनके दिलों में क्या है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि केस को किसी तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपकी अपनी ज़ात, जिसको जजेस जिससे बालातर होते हैं, यानी अपनी ज़ात को साइड पर रखकर फैसले किए जाते हैं। अगर आपको कोई शख्स पसंद नहीं है और वो आपके सामने इंसाफ के लिए आया है तो आपको अपनी ज़ात को पीछे रखना होगा। अगर कोई शख्स जिसके साथ आपकी पास हिस्ट्री है और आप केस नहीं सुनना चाहते तो ये मॉरल ग्राउंड्स बनती हैं कि आप इनकार कर देंगे, जनाब मैं ये केस नहीं सुन सकता। अगर आपको किसी शख्स की कोई बात दुराने समात अच्छी नहीं लगती तो आप उसको एक ग्रज रखकर उस केस के ऊपर समात नहीं कर सकते। ये रवायात हैं आला अदलिया की जो आज पूरी कौम ने देखी, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आला अदलिया का अगर ये मेयार है और आला अदलिया का अगर ये मकाम है तो तसव्वुर कीजिए इतना हाई प्रोफाइल केस जिसमें जजों का रवैया क्या है। आप अंदाज़ा करें कि एक आम साइल जो पाकिस्तान की किसी भी अदालत के सामने जब पेश होता होगा, इसके साथ ये जज क्या सलूक करते होंगे, क्या किस किस्म की ऑब्जर्वेशंस देते होंगे, किस किस्म के रिमार्क्स देते होंगे, किस किस्म का तमस्खुर उड़ाते होंगे कि जनाब ये केस इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब जाएं, 15 दिन की तारीख, 20 दिन की तारीख। लेकिन इन हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर व्यूअर्स मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं बात करता रहूँगा, चाहे मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत भी क्यों ना अदा करनी पड़े, लेकिन हम बात करते रहेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम से इस बात का ताल्लुक़ है, आम साइल से इसका ताल्लुक़ है कि वो लोग जो अदालतों में ज़माने गुजार देते हैं उनका क्या कसूर है। इस निज़ाम को बदलो खुदा के लिए। अगर ये हुकूमतों के लिए अदालतें बनी हैं तो इन अदालतों को बंद कर दो, क्योंकि ये अदालतें पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ मुहैया नहीं कर सकती। व्यूअर्स, ये हमारा शो है, कमेंट्स भेजिएगा। आज कुछ गुफ्तगू करते मैं जज्बाती भी हो गया, लेकिन सच यही है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।